हेलो बच्चों। तो बेसिकली आज हम लोग 11th क्लास का बाजार चैप्टर करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर बाजार के जो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बाजार के अंदर मैं सबसे ज्यादा जो चीज महत्व बताऊंगा वो ये कि देखो संतुलित जो कीमत है, संतुलित कीमत, संतुलित बिंदु, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है ना, इतना बड़ा चैप्टर है बहुत ज्यादा, पर हम उसे क्या है दो चार तरीके से बता देंगे, उस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकोगे। यार 30 सेकंड के अंदर यही बोलूंगा कि वीडियो को स्क्रॉल मत करना, मतलब इसमें जो वीडियो देख रहे हो उसके साथ स्क्रॉल करते जा रहे हो, अरे इसमें नहीं, कंप्लीट पूरी वीडियो देखना आपके 8 नंबर पूरे कंप्लीट होंगे। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला ही क्वेश्चन ये है कि बाजार किसे कहते हैं। प्रत्येक वह क्षेत्र जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है वो बाजार है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं पर भी अगर आप चीजें बेच रहे हो, दूसरा कोई खरीद रहा है, वो आप कहीं भी हो वो बाजार है। ऐसा नहीं है मॉल है, मार्केट है, वही बाजार है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ठीक है, मान के चल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा जगह हो, एरिया होता है, तो वहां पर आप क्या रियलाइज करोगे, आप उन बंदे को फीस देते हो और वो बदले में क्या देता है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सर्विस दे रहा है बंदा। आ रहा समझ नहीं है, इससे क्या पता चलता है कि वो भी एक बाजार है। ओके ठीक है फाइन। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है बाजार के रूप कितने होते हैं। तो बाजार के 4 रूप होते हैं, ठीक है, आपके बुक के अंदर सिर्फ एक ही दिया है सिलेबस के अंदर, वैसे 4 हैं पर चारों हम पढ़ेंगे नहीं। पहला क्या रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यही इंपॉर्टेंट है आपके में, और इससे रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसके जो विशेषताएं हैं अभी बताएंगे। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार बाजार। तो हम इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, हमने बस फॉर्म बता दिए, फॉर्म ऑफ मार्केट, क्योंकि ये सिलेबस में है भी नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार समझना, शब्द में डेफिनेशन है, पूर्ण मतलब परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह फॉर्म यानी वह क्या बोलते हैं प्रकार होता है जिसके अंदर वस्तु का क्रेता और विक्रेता बहुत होते हैं, मतलब उसमें खरीदने वाले भी बहुत होंगे और बेचने वाले भी बहुत होंगे। समझ में आया? यानी कि आप दुकानें देखोगे तो बहुत सारी दुकानें होंगी, और अगर आप देखोगे क्या नाम है खरीदने वाले तो बहुत सारे होंगे ही होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्या देना चाहूंगा आपको, पिज्जा ले लो, फाइन, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो डोमिनोज पिज्जा है, अरे समझिए वो पूर्ण प्रतियोगिता का एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं और बहुत सारे बेचने वाले भी हैं, ठीक है, तो क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और इनके द्वारा जो विक्रेताओं के द्वारा समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब उसमें गुण, रंग, रूप, वजन सब में देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है। यानी आप 249 का कोई पिज्जा ले लो, ठीक है, मान के चल लेते हैं, ठीक है, 249 का पिज्जा आप किसी भी जाकर से, किसी भी ब्रांड से खरीदोगे जाके, वो सेम ही होगा, कलर में, रंग में, साइज में, अरे समझ में नहीं आ रहा? इसीलिए है क्या, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। संपूर्ण बाजार में एक समान कीमत पर क्या की जाती है, वस्तु बेची जाती है, क्योंकि जब समरूप वस्तु है तो कीमत भी क्या होगी, समान होगी। अलग अलग कीमत कोई भी उसी वस्तु की क्यों देगा, बात समझ में आई नहीं? जैसे कि मान के चलो कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक कौन सी, कोको कोला ले लो, मान के चल लो, कौन सा, कोको कोला, ठीक है। अब ये जो कोको कोला है, ठीक है, 1 लीटर की हर जगह बेसिकली है, कलर में, साइज में, बोतल वगैरह में पैक देखना एक जैसी होती है, तो कहीं 60 रुपए की, कहीं 65 रुपए की, कहीं 70 रुपए की, एक ही जगह आप दोगे नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए डोमिनोज का क्या होता है, समरूप वस्तु होने के कारण कीमत भी क्या होती है, समान होती है। कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है, इसलिए कीमत एक समान होती है, फर्में नहीं करती है। फर्में कीमत क्या होती है, स्वीकारक होती है, और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। यानी जो इंडस्ट्री है, जैसे डोमिनोज की जो इंडस्ट्री है, जिसने क्या है सबसे पहले डोमिनोज लगाया, और जो मालिक है वो बताएगा पिज्जे की कीमत कितनी रखनी है, अर्ज में नहीं, और सारी फर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशन है। क्या ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्रेता तथा विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्याएं होती है जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कीमत एक समान होती है। नेक्स्ट नंबर, फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, उद्योग कीमत निर्धारक होता है। क्लियर? इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं कौन कौन सी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें कौन से पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक समरूप वस्तु इंपॉर्टेंट है,
ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट नंबर पे परिवहन तथा विक्रय लागतों का अभाव और मांग वक्र की स्थिति। क्लियर है? क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं, बाकी आपको ये तीन जरूर कर लेने चाहिए। क्लियर? आप समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशन समझ चुके हैं, तो समझते एक एक क्या है जो विशेषता है वो कैसे उसकी क्या है डिफाइन करेंगे। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि क्रेता मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि खरीदने वाले बाजार में बहुत होते हैं, विक्रेता बेचने वाले भी बाजार में बहुत होते हैं। जैसे एक एग्जांपल डोमिनोज का मैंने अभी दिया ही था। किसका? डोमिनोज। ठीक है। अब पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा बेचने वाले देखो मार्केट में कितने हैं। हरकेश नगर में एक ब्रांच है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो एक नेहरू प्लेस में ब्रांच है। ठीक है, ये आपकी क्या है? नेहरू प्लेस है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपकी गोविंदपुरी में। ठीक है, दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ऐसी हर जगह देखा होगा, आप भी जहां रहते हो वहां डोमिनोज की क्या होगी, ब्रांचेस होंगी। क्लियर? तो क्रेता और विक्रेताओं को क्या होता है, संख्याएं बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट समरूप वस्तु देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। एक समान वस्तु का मतलब समझ में आता है, गुण, रंग, रूप, वजन, अरे समझ में नहीं आ रहा, तौल मतलब नाप, सब में क्या होती है, एक समान होती है। यानी कि एक समान वस्तु होने के कारण, समझने वाली बात है क्या, पूर्ण प्रतियोगिता की एक समान वस्तु होने के कारण कोई भी विक्रेता किसी वस्तु को क्या नहीं दे सकता, प्रायोरिटी नहीं दे सकता। मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं कह सकते यार नेहरू प्लेस का पिज्जा बहुत बढ़िया है, क्या गोविंदपुरी का पिज्जा उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समान वस्तु है, आप उसके अंदर रंग, रूप, गुण, वजन किसी में क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से कोई विक्रेता अपनी द्वारा बेची जाने वाली वस्तु को स्पेशल नहीं बता सकता। ये नहीं कह सकता नहीं हमारे यहाँ का सर आप पिज्जा खाओगे तो ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। समझ में नहीं है? क्यों? क्योंकि बेसिकली एक समान वस्तु है, जैसा पिज्जा नेहरू प्लेस में मिलेगा वैसा ही गोविंदपुरी में मिलेगा। समझ में नहीं? अगर कीमत 249 की बात कर रहा हूं, जितना भी पिज्जे की एक कीमत मान लेना कोई सी भी, तो हर जगह क्या होगा, एक समान वस्तु होगी। ना कोई विक्रेता उसको क्या कर सकता है, स्पेशल बता सकता है, और ना ही कोई क्रेता उसको प्रायोरिटी दे सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, फर्मों को आने तथा जाने की पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर यदि फर्मों को लगता है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर यदि फर्मों को लगता है कि असामान्य लाभ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे कि मान के चलो नेहरू प्लेस के अंदर भीड़ लगी हुई है पिज्जा खरीदने की, और गोविंदपुरी में भी भीड़ लगी हुई है पिज्जा खरीदने की। समझ में नहीं है? तो तीसरा जो बीच में कोई एक होगा, अरे समझ, वो बीच में एक दुकान और खोल लेगा। समझ, जो यहाँ के लोग रह रहे थे वो आधे कहाँ जा रहे थे, नेहरू प्लेस खरीदने, और आधे कहाँ जा रहे थे, गोविंदपुरी खरीदने। बात समझ में आ रही नहीं? अब क्या हुआ, यहाँ पर बीच में एक दुकान और खुल गई, तो यहाँ के लोग अब कहाँ खरीदने लगेंगे, जो नई दुकान खुली है उस पे। अब वो कितनी दूर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि समान एक समान ही वस्तु है। अरज में नहीं, तो क्या फर्मों को आने तथा जाने की पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर यदि फर्मों को असामान्य लाभ दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि बहुत अधिक लाभ हो रहा है, तो नई फर्में बाजार के अंदर क्या करती हैं, घुसती हैं, इंटर करती हैं। इसी प्रकार यदि फर्मों को यह लगता है कि बाजार में हानि हो रही है, मतलब उसे लगता है कि यार पिज्जा उतना नहीं बिक रहा, मुझे लॉस हो रहा है, तो फर्में बाजार छोड़कर जा भी सकती है। क्लियर है? इसके लिए वो पूर्ण स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट नंबर पर ध्यान रखना, दीर्घ काल में कैसा लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ। शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि इसकी ज्यादा बिक्री हो, इसकी ज्यादा बिक्री हो, पर दीर्घ मतलब लॉन्ग टाइम के अंदर एक समान लाभ प्राप्त होगा। एक समान का मतलब यह है कि सामान्य लाभ। क्लियर? नेक्स्ट नंबर कह रहा है परिवहन और विक्रय लागतों का अभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। लिखेंगे परिवहन और विक्रय लागतों से अभिप्राय यह है, परिवहन मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट, समझे, तुरंत होम डिलीवरी करते हैं आधा घंटे के अंदर, हर समय सर विद इन 30 मिनट वी विल रिच ऑन योर होम, हर समय नहीं है, समझ में आ रहा है ना, या फ्रंट ऑफ योर डोर। तो ये जो है कि 30 मिनट में पहुंचेंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट लागत कहां से आएगी, पेट्रोल वगैरह बंदा जो लेकर आ रहा है उसका खर्चा भी तो आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, बिक्री करने, बिक्री लागत समझते हो, विज्ञापन करना, फर्में वगैरह क्या करती हैं, वो उद्योग विज्ञापन करता है, समझे। इसलिए एक समान कीमत बना रहने के लिए क्या होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, परिवहन और विक्रय लागतें क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। इसीलिए ये खर्चा कौन करता है, उद्योग करता है, ना कि फर्म।
जैसे ये फर्म है, नेहरू प्लेस में एक फर्म है, यहाँ बीच में मान के चलो एक फर्म है और एक गोविंदपुरी में फर्म है, ये कालका जी मान लो यार खुश। यहाँ क्या है, कालका जी, क्लियर, समझ में। तो ये फर्में क्या करेंगी, एडवर्टाइज नहीं करेंगी। एडवर्टाइज कौन करेगा, उद्योग करेगा, तो उद्योग खर्चा कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन करेगा, उद्योग करेगा, फर्में नहीं करेंगी। इसीलिए क्या होता है, कीमत एक समान होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिवहन और विक्रय लागतें शून्य होती हैं, क्योंकि ये खर्चे कौन उठाएगा, उद्योग उठाएगा, ना कि फर्म। ठीक है, और इसमें एक समान कीमत बना रहने के लिए बहुत जरूरी भी है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। विक्रेताओं को यह पता होता है कि मेरे द्वारा जो वस्तु बेची जा रही है अर्ज में वो कितनी कीमत पे बाजार में बेची जा रही है, इसलिए वो उसकी कीमत को बढ़ा या घटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है 249 वाले पीछे को बोले 300 का है सर आपके लिए सिर्फ, वरना ही 350 का बिकता है, आपको ही पता है उसकी कीमत कितनी है। आरएस में ऐप पे भी पड़ा हुआ है, वैसे भी क्या है प्राइस लिखे हुए हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, विक्रेता क्या नहीं कर सकता, अधिक कीमत नहीं मांग सकता। इसी प्रकार से क्रेता, क्रेता और विक्रेता, क्रेता को भी पता होता है बाजार के अंदर ये वस्तु कितनी कीमत पे बिक रही है, समझे नहीं। इसीलिए क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है कि क्रेता और विक्रेता का दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, समझ में। और विक्रेता को यह भी पता होता है कि मेरे द्वारा कितनी वस्तु बेची जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख बिक जाए कि कल को और ज्यादा बिक जाए तो ज्यादा क्या करे, वो सप्लाई करे, वो उतना ही करेगा जितना उसे पता रहता है मार्केट में इतना बिक जाएगा। सामान्य कीमत लिखेंगे, एक समान वस्तु होने के कारण गुण, रंग, रूप, वजन सभी में जब समान होती है तो उसकी कीमत भी कैसी होती है, समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि जब समरूप वस्तुओं का आप अलग अलग कीमत की क्या नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते। अरे समझिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर कीमत का एक समान होना बहुत जरूरी है। इसलिए उद्योग कीमत को क्या करता है, निर्धारित करता है। इन सबके ऊपर एक इंडस्ट्री है डोमिनोज की, अरे समझिए, वो उसको क्या करती है, कीमत को निर्धारित करती है, और फर्में जितनी है वो उसको स्वीकार करेंगी। ठीक है, मांग वक्र की स्थिति कैसी होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर पाया जाता है, ये रहा XY0 एक्स अक्ष के समांतर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है किस बाजार के अंदर, या आ सकता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र की स्थिति कैसी होती है, तो एक्स अक्ष के समांतर होती है। क्यों, क्योंकि देखो मांग, तुम 1 लाख पिज्जा खरीदोगे तो भी 250 वाला 250 का ही मिलेगा। आप 10 पिज्जा खरीदोगे तो भी 250 का ही मिलेगा। और अगर मान के चल लो 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 1, 10 लाख जितना मान लो, 10 पिज्जा खरीदोगे तो भी कीमत आपको 249 मिलेगी, 50 खरीदोगे तो भी 249 मिलेगी, 400 खरीदोगे तो भी 249 मिलेगी, क्योंकि कीमत का निर्धारण कौन कर रहा है, उद्योग कर रहा है, समझ में। इसलिए देखो क्वांटिटी बढ़ने तथा घटने का किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसीलिए मांग वक्र की स्थिति कैसी होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। इसे कैसी स्थिति कहते हैं, तो मांग की अनंत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की अनंत लोच। ठीक है, इलास्टिक ऑफ डिमांड इजकल टू कैसी होती है, इन्फिनेटिव। मांग बढ़े घटे उसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR और MR में संबंध स्पष्ट करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, AR को समझेंगे और किसको समझेंगे, MR। AR का मतलब क्या होता है, तो औसत आगम, औसत आगम। MR का मतलब क्या होता है, सीमांत आगम। औसत आगम किसे कहते हैं, औसत आगम से अभिप्राय यह है कि एक, समझना, औसत आगम का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, क्या, कि कुल आगम को, किसको, टीआर को किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे। अरे समझ, तो क्या निकल आएगा, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, औसत आगम से अभिप्राय ये, जब कुल आगम को बेची गई इकाइयों से विभाजित किया जाता है तो हमें औसत आगम प्राप्त होता है। क्या, कुल आगम को, यानी टोटल जो आय है उसको कितनी इकाइयां बेची है उनसे भाग दे दो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल मुझे 100 रुपए मिले और मैंने बेचा कितना, सिर्फ 10 पेन बेचे, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई, 10 रुपए। कितनी हुई, 10 रुपए। तो AR हमारा कितना आया, 10 रुपए।
इसका मतलब समझ में, ए आर इजकल टू पी, हमेशा ध्यान रखना। ए आर किसके समान होता है? कीमत के समान होता है। एम आर किसे कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई बेचने के पश्चात जो क्या है, सीमांत आगम में परिवर्तन आता है। जैसे कि मान के चलो 100 बेका, 100 रुपए हुए 10 इकाई, जब 11वीं इकाई बेची तो कितने हो गए? 110 रुपए। पहले कितना था? 100 रुपीज, फिर कितना हो गया? 110, तो कितना डिफरेंस आ गया? डेल्टा, तो 10 आ गया। यही आपका क्या है? एम आर कितना है? 10 है। क्लियर है? तो देखो प्राइस भी 10 है, एम आर भी 10 है, तो क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक ग्राफ बनाएंगे। ये रहा प्राइस, प्राइस किसके बराबर होता है अभी बताया, ठीक है। और एम आर भी देखो कितना है? 10 है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत अर्थ में फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं और उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, अर्थात मात्राएं अधिक बिके या कम, मतलब इसमें डिमांड यानी मांग ज्यादा हो या कम हो, उस स्थिति के अंदर कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस स्थिति में ए आर क्या होगा? हमेशा कीमत के समान रहेगा, तब कीमत स्थिर है तो ए आर भी स्थिर रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का बढ़ने और घटने का चांसेस नहीं रहता है, इसीलिए एमआरबी क्या आता है? हर एक अतिरिक्त इकाई बिचने पर एक समान होता है। इसीलिए क्या है? ए आर एम आर कीमत के समान होता है और यह एक शख्स की समानता होती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर और एम आर का संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसे बोलूंगा, जरूर इसे कर लेना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलित कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? अब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बाजार की बात कर रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कहाँ की बात कर रहा है? संतुलित कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 6 नंबर में आते हैं, या एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। क्लियर है? तो समझते हैं सबसे पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बेसिकली है कहां पर? कीमत निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और फर्में कीमत क्या होती है? स्वीकारक होती हैं। उद्योग किसे कहते हैं? एक विशेष इकाई की सभी व्यक्ति जो विक्रेता और क्रेता जुड़े होते हैं, अर्ज में नहीं आ रहा, वो उद्योग कहलाता है। समझ नहीं? और उद्योग के अंतर्गत जो छोटी इकाई होती है वो फर्म होती है। फर्म किसे कहते हैं? तो फर्म से अभिप्राय यह है कि एक उद्योग के अंदर उत्पादन की एक इकाई, छोटी सी इकाई क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अर्ज में इसके छोटे छोटे ये क्या है? ब्रांचेज है। ये क्या है? ब्रांचेज है। अर्ज में नहीं आ रहा? वायरस मत समझ लेना इसको। क्लियर है? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से क्या है? ये ब्रांचेज है। समझ में? ये कीमत क्या है? स्वीकारक है। ये जितनी कीमत रख देगा ये स्वीकार कर लेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फर्में हैं, फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है, यानी फर्मों के द्वारा जो सप्लाई की जा रही, माल बेचा जा रहा है, वो क्या पूरे उद्योग का एक छोटी सी इकाई है। अगर ये बोलेंगे कि नहीं हम इतनी कीमत नहीं, कीमत कम करो या ज्यादा करो, तो फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बंद हो जाए 2 बंद हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए तो उद्योग समझते हैं। सबसे पहले 1 रुपए पे उसने देखा कि ये पूरा उद्योग है, यहाँ मांग और पूर्ति वो देख रहा है, ठीक है। देख रहा है 1 रुपए पे 100 मांग चल रही है पिज्जा की, ठीक है, पर 1 रुपए सस्ता पड़ रहा है, इसलिए 60 ही सप्लाई कर पा रहे हैं। समझ में नहीं? तो कीमत को क्या कर देते? बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। समझ में नहीं है? जब मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो मांग को कम करने के लिए कीमत बढ़ा दी जाती है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए कर दी जाएगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे? कम मांग करेंगे, 2 रुपए देखते हैं महंगा हो गया हम नहीं खरीद पाएंगे, तो 90 मांग गिर जाएगी। क्यों? कीमत बढ़ती मांग क्या होती है? कम होती है। मांग का नियम ये कहता है, सप्लाई का नियम क्या कहता है? कीमत बढ़ते ही पूर्ति बढ़ जाती है। फिर कीमत और बढ़ी, पूर्ति, मांग घट गई, पूर्ति बढ़ गई, कीमत और बढ़ी, 3 से 4 हुई, तो जो डिमांड है वो और कम हो गई पर सप्लाई बढ़ गई। तो निर्धारण कहां हो रहा है? जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे संतुलित, यानी संतुलित कीमत का निर्धारण वहां होता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ये मांग का कर्व हो गया, ये सप्लाई का कर्व हो गया। जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा? x y 0। यहाँ मात्रा हमने की है और यहाँ कीमत। ऐसे एक ग्राफ बना देना। समझ में नहीं? अब एक फर्म देखते हैं,
लिखेंगे। बेसिकली चीज है, 1 रुपए है, प्राइस कितना है, सॉरी 1 क्वांटिटी है, प्राइस कितना है 3 रुपए। टीआर कुल इनकम कितनी हुई 3 रुपए, 3 एकम। 2 इकाइयां बेची 3 ही रुपए पे, क्योंकि कीमत तो फिक्स रहेगी, 6 हो गया। 3 रुपए पे 3 बेची 9, 4 पर 3 बेचा। समझ में नहीं, अंतर एमआर कितना होता है, टीआर का डिफरेंस होता है 3 3, 9 में से 6 घटा दोगे 3, 12 में से 9 घटा दोगे 3, 15 में से 12 घटा दोगे तो 3। एआर क्या होता है, तो कीमत के समान होता है। समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया तो डिवाइड कर लो क्वांटिटी का टीआर से, 1 तिया, 2 तिया, 3 तुरका, 4 तिया, 5 तिया 15। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये आपका क्या हो गया, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। एंड अब ये क्या हो जाएगा, एम आर ए आर, क्लियर, कीमत। ओके फाइन, समझ में आया नहीं है, यही आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी फर्म क्या नहीं करती, कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वे पूर्ति का एक छोटा सा भाग को क्या कर रही होती है, डिनोट कर रही होती है, निर्धारित कर रही होती है। क्लियर है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब जो चैप्टर है वो है संतुलित कीमत, संतुलित मात्रा, संतुलित बिंदु का निर्धारण कैसे होता है। समझ में, तो अब इसको खत्म करते हैं, चलो देखते हैं एवरीवन।